नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी जमानजू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणापीसी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें से हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, शिक्षण विधियां और खेल पर आधारित है शिक्षण विधियां। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले प्रस्तुतिकरण तकनीक। क्या पढ़ने? प्रस्तुतिकरण तकनीक। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज? प्रस्तुतिकरण तकनीक है जो हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि शिक्षक के बारे में, शिक्षण के बारे में देखते हैं। शिक्षण में अच्छे परिणाम क्या है? शिक्षण के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? और पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण तथा छात्र केंद्रित किस प्रकार का होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण के अच्छे परिणाम। परिणाम शिक्षक क्या है? क्या के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक पाठ्य पुस्तक परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अध्यापक पाठ्य पुस्तक अध्यापक पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण तथा छात्र केंद्रित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक तथा प्रस्तुतिकरण तथा छात्र केंद्रित होना चाहिए। पुस्तक प्रस्तुतिकरण तथा छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्या है? शिक्षण के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षा में हमें अच्छे परिणाम या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अध्यापक के द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किया जाना चाहिए। और छात्र केंद्र छात्र का केंद्र पर है जो ध्यान है जो होना चाहिए। अब प्रस्तुतिकरण के चार भाग होते हैं। क्या होते हैं? प्रस्तुतिकरण के चार भाग है जो होते हैं। क्या होते हैं? प्रस्तुतिकरण चार भाग होते हैं। क्या है? प्रस्तुतिकरण के चार भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पुनरानुमान, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान। और एक हो जाएगा योजना। कौन क्या हो जाएगा? योजना, तैयारी। योजना तैयारी हो जाएगा। और एक और है प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। कौन सा होगा? प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण तो ये सब चार भाग हो जाएंगे। प्रस्तुतिकरण के चार भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? एक तो पूर्वानुमान, योजना, तैयारी और प्रस्तुतिकरण। तो ये चार भाग है जो जो प्रस्तुतिकरण के भाग होते हैं। तो अब इनके बारे में है जो डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्वानुमान के बारे में जो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्वानुमान।
अनुमान। तो पूर्वानुमान में क्या होता है, शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण में सबसे पहले कक्षा के शिक्षक के द्वारा सबसे पहले वो कक्षा में जाएगा, कक्षा के पूर्वानुमान के स्तर को जान लेना चाहिए, पूर्वानुमान के बारे में जो जान लेना चाहिए, कक्षा किस प्रकार की है, कक्षा में किस प्रकार के विद्यार्थी है, किस प्रकार की विद्यार्थियों किस सब्जेक्ट में रुचि है, किस प्रकार वो पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरीके से वो जो पढ़ाई में अधिक रुचि ले सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षक को कक्षा में के पूर्वानुमान के बारे में ज्ञान है जो होना जान लेना चाहिए। तो क्या है इसमें, सबसे पहले अध्यापक को कक्षा के पूर्वानुमान के बारे में जान लेना चाहिए। क्या है, सबसे पहले अध्यापक को कक्षा में जाना जाकर जो कक्षा के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है जो जान लेनी चाहिए कि कक्षा में किस प्रकार के विद्यार्थी बैठे हैं, किस प्रकार से वो पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरीके से वो पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि है या नहीं, सब कुछ है जो कक्षा में जाकर सबसे पहले अध्यापक का कार्य होता है वो कक्षा के बारे में सब कुछ है जो अच्छी तरीके से जान ले। उसके बाद है जो अपना कार्य है जो आगे शुरू करे। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, योजना, योजना के बारे में पढ़ते हैं। योजना, तो योजना में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले योजना अध्यापक के पूर्वानुमान के आधार पर जो कक्षा में शिक्षण कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। क्या है, पूर्वानुमान के आधार पर अध्यापक अध्यापक मान के आधार पर क्या है, अध्यापक के पूर्वानुमान के आधार पर है जो क्या होनी चाहिए, कक्षा में कक्षा में शिक्षण कार्य, कक्षा में शिक्षण कार्य है जो योजना तैयार करनी चाहिए, शिक्षण कार्य की योजना तैयार करनी चाहिए, शिक्षण कार्य के आधार पर है जो शिक्षण कार्य की योजना तैयार करनी चाहिए के आधार पर शिक्षण कार्य की योजना तैयार करनी चाहिए। क्या है, अध्यापक के पूर्वानुमान के आधार पर शिक्षण कार्य की ये योजना है वो तैयार करनी चाहिए। किस प्रकार करनी चाहिए, कि पूर्वानुमान के आधार पर शिक्षक को पता चलता है किस प्रकार की क्लास है, किस प्रकार के बच्चे हैं, किस प्रकार की शिक्षा पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार है जो इसी के आधार पर पूर्वानुमान के आधार पर पता चलता है किस प्रकार की कक्षा है, तो उसी प्रकार हम इस योजना में क्या करते हैं, तो हमें उसी प्रकार की योजना तैयार करनी चाहिए, उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि हमें पता चल सके बच्चों को किस प्रकार की पढ़ाई करने में रुचि है, किस तरीके से अच्छा लगता है पढ़ने, और किस तरीके से वो है जो पढ़ाई को अच्छी रुचि के तौर पर लेके समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें पूर्वानुमान के आधार पर ही है जो कक्षा में तैयारी योजना जो शिक्षण की कार्य की योजना जो करनी चाहिए। इसके बाद योजना व्यवहारिक तथा विद्यार्थी, योजना के व्यवहारिक तथा विद्यार्थी की योजना जो रूप होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रूप होनी चाहिए योजना व्यवहारिक तथा विद्यार्थी के, योजना व्यवहारिक विद्यार्थी के जो क्या होना चाहिए, विद्यार्थी की योजना के अनुरूप होनी चाहिए, विद्यार्थी की योजना विद्यार्थी की योजना के अनुरूप होनी चाहिए। क्या है, योजना व्यवहारिक विद्यार्थी की योजना के अनुरूप होनी चाहिए, योजना इस प्रकार की होनी चाहिए कि विद्यार्थी को वो जो तरीका वो
पसंद आए, जिसे विद्यार्थी अच्छे तरीके से समझ सके, उसी के अनुरूप ही होनी चाहिए, उसे विपरीत नहीं होनी चाहिए। अगर विपरीत होगी तो विद्यार्थी को कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी विद्यार्थी के अनुरूप ही हम जो शिक्षण कराएंगे तो विद्यार्थी को समझने में जो आसानी होगी। अगर उसके अनुरूप करा देंगे तो विद्यार्थी के कुछ है जो पल्ले नहीं पड़ेगा। इसके बाद योजना विद्यार्थी के भविष्य में जो आधारित होनी चाहिए। क्या है योजना? विद्यार्थी के भविष्य पर आधारित होनी चाहिए। क्या है योजना? जो विद्यार्थी के भविष्य पर आधारित होनी चाहिए। किस क्यों आधारित होनी चाहिए? अगर हम उसको अगर फालतू की चीजें पढ़ाएंगे जो उसे कुछ काम नहीं आएगी तो वो भविष्य में क्या कर पाएगा? उसे भविष्य में जो कुछ काम नहीं आएगी तो भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। अगर हम उसे पहले दिन से ही कुछ ऐसी चीजें बताएं जो उसके काम आए, आगे भविष्य में जाकर उस चीज का लाभ उठा सके, तो हम उस प्रकार की जो जो तैयारी हमें उसकी करानी चाहिए, उस प्रकार की शिक्षा हमें उसे देनी चाहिए जो उसके भविष्य में जाकर उसे काम में ले सके और उसका जो उससे लाभ प्राप्त हो सके। इसीलिए हमें इस योजना विद्यार्थी के भविष्य पर आधारित जो करवानी चाहिए। इसके बाद हमारी जो अगली प्रस्तुतिकरण तकनीक कौन सी रहेगी? तो तैयारी है जो हम अगली कौन सी योजना कराते हैं, सॉरी कौन सी प्रस्तुतिकरण कराते हैं? तो तैयारी। कौन सी कराते हैं? तैयारी। 3 नंबर आ गई। तैयारी। तैयारी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो तैयारी में क्या होता है? तैयारी शारीरिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा में ऐसी एक शिक्षण प्रस्तुतिकरण है। क्या शारीरिक शिक्षा में एक ऐसी प्रस्तुतिकरण है करने से पहले प्रस्तुतिकरण करने से पहले क्या करना चाहिए? करने से पहले तैयारी का होना बहुत आवश्यक। क्या शारीरिक शिक्षा में शिक्षण का प्रस्तुतिकरण करने से पहले क्या है? शारीरिक शिक्षा में शिक्षण का प्रस्तुतिकरण करने से पहले क्या है? शारीरिक शिक्षा में प्रस्तुतिकरण करने से पहले जो पहले से हमें तैयारी है जो करनी जरूरी है। क्या पहले से तैयारी करना होना आवश्यक है। पहले से तैयारी का होना जरूरी है। क्या है? शारीरिक शिक्षा में शिक्षण का प्रस्तुतिकरण करने से पहले जो तैयारी का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम खुद की तैयारी होगी तभी तो हम आगे जो शिक्षा दे सकते हैं, तभी तो हम आगे पढ़ा सकते हैं। अगर खुद की तैयारी नहीं होगी तो हमें जो आगे पढ़ा नहीं सकते। इससे लिए हमें सबसे पहले पढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद को पढ़ना पड़ता है और खुद को तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए मैं जो आगे हमें पढ़ा सकते हैं। और इसके बाद अगर इसमें व्यक्तिगत व्यक्तिगत तैयारी की अहम भूमिका रहती है। क्या है? व्यक्तिगत तैयारी की अहम भूमिका रहती है। व्यक्तिगत तैयारी की अहम भूमिका रहती है। क्या है? इसमें व्यक्तिगत है जो तैयारी होती है, व्यक्तिगत जो एक दूसरे की तैयारी होती है, व्यक्तियों की जो व्यक्तिगत होती है तैयारी, उसकी अहम है जो भूमिका रहती है इसमें। किसमें? तो जो हमारा प्रस्तुतिकरण कौन सी तैयारी इसमें इसकी अहम भूमिका रहती है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण देने से पहले क्या है? प्रस्तुतिकरण देने से पहले प्रस्तुतिकरण देने से पहले क्या है? प्रस्तुतिकरण देने से पहले क्या है? जो व्यक्तिगत तैयारी क्या है? व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ क्या है? व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ देने से पहले व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ
व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ हमें क्या करनी चाहिए, तो इसमें हमें करना चाहिए विषय वस्तु की तैयारी है, जो विषय वस्तु की तैयारी है जो भी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, विषय वस्तु की तैयारी अनिवार्य रूप से है जो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तैयारी के साथ साथ विषय वस्तु की तैयारी का होना जरूरी है। यह है प्रस्तुतिकरण देने से पहले व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ विषय वस्तु की तैयारी भी होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं, टीचर जिस विषय को सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए, ए से जेड तक सभी चीजें उसको पता होनी चाहिए, तभी तो वो पढ़ा पाएगा। अगर उसको पूरी तरीके से उस सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है तो वो पढ़ाने में असमर्थ होगा। इसलिए हमें सबसे पहले पढ़ाने से पहले जिस सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में खुद को एकदम एकदम से सभी चीजें हमें तो तैयार होनी चाहिए, तभी तो हम आगे है जो पढ़ा सकते हैं, नहीं तो अन्यथा हम सबको पढ़ा नहीं सकते। जैसे किस प्रकार का होता है, जैसे हमें आगे बताते हैं किस प्रकार के विषय वस्तु की तैयारी होनी चाहिए। तो जैसे हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे जैसे अध्यापक क्या होनी चाहिए, वेशभूषा, व्यवहार तथा शाब्दिक व्याख्या होनी चाहिए। अध्यापक की वेशभूषा, वेशभूषा क्या होनी चाहिए, अध्यापक की वेशभूषा और इसी के साथ व्यवहार तथा शाब्दिक व्याख्या होनी चाहिए। वेशभूषा, व्यवहार 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 तथा शाब्दिक व्याख्या होनी चाहिए। क्या है, अध्यापक की वेशभूषा, व्यवहार तथा शाब्दिक का होना चाहिए। अध्यापक की वेशभूषा किस प्रकार की है, अध्यापक का व्यवहार किस प्रकार का, अध्यापक की व्याख्या किस प्रकार की होनी चाहिए, तो वो सब भी हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद बढ़ते प्रस्तुतिकरण देने से पहले व्यक्तिगत क्या है, प्रस्तुतिकरण देने से पहले व्यक्तिगत क्या है, प्रस्तुतिकरण देने से पहले व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ है, व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ है जो विषय वस्तु की भी है जो तैयारी भी अनिवार्य होनी चाहिए। क्या है, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण देने से पहले व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ विषय वस्तु की भी तैयारी अनिवार्य होनी चाहिए। व्यक्तिगत तैयारी के साथ साथ के साथ साथ विषय वस्तु की भी तैयारी होनी अनिवार्य होती है। क्या है, प्रस्तुतिकरण देने से पहले व्यक्तिगत तैयारी के साथ विषय वस्तु की भी तैयारी होनी अनिवार्य है। तो होनी चाहिए, क्योंकि विषय जिस अध्यापक है, अध्यापक को जो सब्जेक्ट है, जो विषय को पढ़ाता है, उस सब्जेक्ट की जो उसे बिल्कुल जो अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। कोई भी अगर बच्चा अगर उसे कोई क्वेश्चन का सवाल पूछे तो वो उसका उत्तर जो देने में समर्थ हो, इसमें असमर्थ ना हो, इसलिए उसकी प्रस्तुतिकरण के साथ साथ जो विषय वस्तु में भी है जो अपनी तैयारी होनी आवश्यक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं जैसे किस प्रकार होनी चाहिए। जैसे जैसे कि शिक्षक सहायक सामग्रियों का सही चयन, शिक्षक सहायक सामग्रियों का शिक्षक
सहायक सामग्रियों का चयन क्या है, शिक्षक सहायक सामग्रियों का चयन है जो होना चाहिए। इसके बाद शिक्षण के दौरान प्रयोग, शिक्षण के दौरान प्रयोग क्या है, शिक्षक के दौरान प्रयोग क्या है, शिक्षक के दौरान है जो प्रयोग की जाने वाली विधि है जो उपयुक्त शिक्षण विधि होती है। प्रयोग की जाने वाली विधि, प्रयोग विधि, उपयुक्त विधि होती है। क्या है, शिक्षण के दौरान प्रयोग विधि है जो उपयुक्त विधि है जो मानी जाती है। और इसके बाद शिक्षक परिचित, परिचित तथा मौखिक, परिचय तथा मौखिक का सही सही व्याख्या होनी चाहिए। शिक्षकों परिचय तथा मौखिक व्याख्या क्या है, शिक्षक को है जो परिचय तथा मौखिक की व्याख्या होनी चाहिए। क्यों, उसे परिचय का पता होना चाहिए और मौखिक का भी है जो पता होना चाहिए, किस प्रकार का जो पढ़ना जानता है उसकी मौखिक करना जो अपने मुंह से बोलकर बता सके। और इसको शिक्षकों को जो हर चीज से परिचित भी होना आवश्यक है, तभी तो वो आगे पढ़ा सकेगा। इसके बाद एक और विषय उनको क्रमबद्ध तरीके से, विषय को क्रमबद्ध तरीके से है जो प्रस्तुत करना, विषय को क्रमबद्ध रूप से करना क्या है, विषय को क्रमबद्ध रूप से जो करना जिस प्रकार हर सब्जेक्ट को वो क्रमबद्ध रूप से करेगा तो बच्चों को जो पढ़ने में जो वो आसानी होगी। इसके बाद हम लास्ट हमारा टॉपिक बता प्रस्तुतिकरण। क्या पढ़ते हैं, प्रस्तुतिकरण के बारे में ये जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, तो प्रस्तुतिकरण इसमें क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में जो सिखाया जाता है। क्या है इसमें, इसमें क्रियाओं को छोटे छोटे क्या है, इसमें क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में सिखाया जाता है कि हर एक सब्जेक्ट को है तो हर एक विषय को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर तो सिखाया जाता है, इसलिए बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। इसलिए अगर हम लंबा टॉपिक कराएंगे तो वो समझने में असमर्थ हो सकते हैं, इसलिए मतलब छोटे छोटे भागों में अगर हम पढ़ाएं तो वो पढ़ाएंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे। इसके बाद दक्षता प्राप्त होने पर, दक्षता प्राप्त होने पर, दक्षता प्राप्त होने पर क्या है, दक्षता प्राप्त होने पर, दक्षता प्राप्त होने पर इन क्रियाओं के जो संगठित कलात्मक होने पर, संगठित इन क्रियाओं को संगठित कलात्मक या संगठित कलात्मक कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत रूप कलात्मक रूप से किया जाता है। क्या है, कलात्मक रूप से जो प्रस्तुत किया जाता है इसे ही प्रस्तुतिकरण कहते हैं। क्या है, इसे ही प्रस्तुतिकरण कहते हैं, इसे ही प्रस्तुतिकरण
क्या कहते हैं, इसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। एक बार प्रस्तुतिकरण के बारे में फिर दोबारा मानते हैं। इसमें क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में सिखाया जाता है, जिससे बच्चों को जो सीखने में आसानी हो। दक्षता प्राप्त होने पर इन क्रियाओं को संगठित यानी इकट्ठा कर लिया जाता है। क्रियाओं को प्राप्त होने पर दक्षता प्राप्त होने पर इन क्रियाओं को जो इकट्ठा कर लिया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है और आगे इसकी व्याख्या की जाती है, इसे आगे रखा जाता है, तो इसे ही प्रस्तुतिकरण कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास ये समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्वारा प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।